तो सबसे पहले सभी जो प्रिय साथी हैं सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से नए सेशन में। आज का जो ये सेशन चलेगा ये जेके एसएसबी ड्राइवर एग्जाम 2023 पेपर सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, और ये काफ़ी अच्छा पेपर यहाँ पर रहा था और इस पेपर में टोटल 120 प्रश्न आए थे और इतने ज़बरदस्त पेपर जो ये आया था। और ऑल इंडिया में हम ड्राइवर एग्जाम के कंपैरिजन करें तो हिस्ट्री में उठा के हम ड्राइवर एग्जाम को देखते हैं तो एक तो जेकेएसएसबी के पेपर आप देख पा रहे हैं, एक तो जेकेएसएसबी के और एक एसएससी ने यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए पेपर लिए हैं। तो ये हमेशा से यूनिक पेपर रहे हैं, गजब के शानदार पेपर रहे हैं। ऐसा पेपर किसी भी बोर्ड ने ड्राइवर एग्जाम के लिए नहीं बनाया है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, एक तो जेकेएसएसबी और एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के जो 3 शिफ्टों के पेपर हुए हैं उनको आप देखना मत भूलिएगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा हमारे जो स्टडी रूम ऐप है इसके ऊपर लगभग 55 पेपर तो मैंने अपलोड कर दिए हैं जो प्रीवियस ड्राइवर एग्जाम के पेपर हैं और लगभग 10 पेपर मेरे पास में और अवेलेबल है। तो ये सभी जो पेपर है ना, इन सभी का सॉल्यूशन, इनकी पीडीएफ आपको स्टडी एट होम ऐप के ऊपर मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। क्योंकि अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा नए प्रश्न कहां से आएंगे, न्यू क्वेश्चंस कहां से ऐड करेगी बोर्ड जो है, तो यहीं से आएंगे। तो बिना टाइम जाया करते हुए हम फास्टली मूव करते हैं। ये सेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, विच फॉर्म इज टू बी फिल्ड टू अप्लाई फॉर द पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा। आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट की जो सेक्शन 190 का पार्ट 2 है इसके अकॉर्डिंग आपको पीयूसी आपको रखना पड़ेगा और पीयूसी सर्टिफिकेट जब आप बनाओगे तो उसके लिए फॉर्म संख्या 59 आप काम में लेंगे। जी दोस्तों, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आप जब न्यू व्हीकल परचेज करेंगे, न्यू व्हीकल परचेज करेंगे 1 ईयर की आपको छूट रहेगी। 1 ईयर यानी कि दोबारा से बताना चाहूंगा मैं 1 ईयर तक आपको पीयूसीसी बनवाना नहीं है, कंपनी खुद बना के देगी, ठीक है ना। तो 1 ईयर तक छूट रहती है, 1 साल तक आप बिना पीयूसी गाड़ी चला सकते हैं। बिना पीयूसी नहीं, वो कंपनी बना के देती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, भाई समझ में आया नहीं आया, भाई आप समझ पा रहे हैं मेरी लैंग्वेज को। आप जो भी जेकेएसएसबी वाले इंग्लिश से जो सेशन देखना पसंद करते हैं वो भी कमेंट करें भाई एक बार कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आता है क्या, इनसे आपको फायदा मिलता है नहीं मिलता है, कमेंट सेक्शन में बताएं आप, ठीक है ना। प्रश्न 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपेराइजेस द चेक ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर। निम्नलिखित में से किसमें शोक अवशोषक की जांच शामिल है। जब आप शोक अवशोषक है यानी कि शोक एब्जॉर्बर की अगर आप जांच करते हैं, उसकी अगर जो उसको मतलब कि उसकी जांच जब टेस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या शामिल है, टूटती प्रणाली यानी ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, व्हील सिस्टम और बॉडी। तो इनमें से जब आप शॉक एब्जॉर्बर को देखेंगे, क्योंकि जब शॉक एब्जॉर्बर का जो अलाइनमेंट होगा पहियों का वो अगर खराब हो जाएगा तो जब आप शॉक एब्जॉर्बर को चेक करेंगे तो उस समय आपको स्टीयरिंग प्रणाली भी देख लेनी चाहिए। जब आपको लगे कि भाई स्टीयरिंग सिस्टम शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो हो सकता है स्टीयरिंग सिस्टम में भी गड़बड़ आ जाए, तो यहां पर स्टीयरिंग सिस्टम को भी साथ में इसमें जांच में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द चेसिस। चेसिस का फंक्शन नहीं है, मतलब चेसिस का काम नहीं है। विथ स्टैंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हाइल टेकिंग ए टर्न, यानी मोड़ लेते समय केंद्र अपसरक बल का सामना करना। मोड़ते हैं तो आपको पता है ना चेसिस के ऊपर दबाव पड़ता है तो उससे जो है ये फोर्स का सामना करता है। कैरी द वेट ऑफ द व्हीकल एंड पैसेंजर, बिल्कुल ये वाहन और यात्रियों का वजन उठाता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। विथ स्टैंड द एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग टॉर्क, त्वरित और ब्रेकिंग टॉर्क का सामना करता है, ये भी काम करता है बिल्कुल। जेनरेट द पावर स्ट्रोक बाय इग्निशन इन द फ्यूल, यानी ईंधन को प्रज्वलित करके पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है। यार ये चेसिस है, चेसिस का ये काम नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये इंजन का वर्क है, इंजन का फंक्शन है, ठीक है ना। तो समझ में आपको आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, द बिलो गिवन साइन इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। दिया गया संकेत क्या इंडिकेट कर रहा है, बैरियर अहेड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिना फालतू के हम टाइम कंज्यूम यहां पे नहीं करेंगे, ये एक प्रकार का वार्निंग साइन है, ठीक है ना, वार्निंग साइन है। आप सभी को विदित होगा कि जो रोड साइन होते हैं ना, रोड साइन होते हैं
रोड साइन का प्रकाशन कौन करता है? आईआरसी करती है। और आईआरसी ने यहां पर 3 प्रकार के संकेत बताए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 यहां पे जो है मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी। नंबर 2 यहां पे कॉशनरी। नंबर 3 इंफॉर्मेटरी। 3 प्रकार के संकेत हैं, जिनमें से ये जो कॉशनरी साइन होते हैं त्रिभुज में, इंफॉर्मेटरी चौकोर आकृति में, और मैंडेटरी वर्ग जो सर्कल में होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। Which vehicle in the below image have the right of way? नीचे दी गई छवियों में किन वाहनों को रास्ते का अधिकार होता है? तो यहां पर रास्ते का अधिकार उनको होगा जो अपनी सही पोजीशन से गाड़ी को टर्न लेंगे, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से वो देखना है। तो सही स्थिति से जहां पे आप है वो टर्न लेंगे, वो स्थिति सही मानी जाएगी। तो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यानी कि देखो ये ए व्हीकल है और ये बी व्हीकल है, यहां पर भी ए व्हीकल है और ये बी व्हीकल है। तो यहां पर देखो ध्यान से, इस बी व्हीकल ने गलत टर्न लिया है, मतलब जो फिगर 2 है, 2 का बी रोंग हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर देखो ये जो अपनी लेन में चल रहा है और ये यहां टर्न ले रहा है, तो मतलब कि फिगर फर्स्ट का ए राइट हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं यहां पर भी देखो, तो जो ये है, जो ए है, ए यहां पर जाके यहां टर्न ले रहा है ना। तो यहां पर फिगर सेकंड में भी ए सही है, मतलब फिगर फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में ए सही पोजीशन में आ रहा है। ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब दूसरी बात ये है, यहां पर देखो, यहां पर ऑलरेडी ए व्हीकल जो है यहां पे टर्न ले रहा है और यहां से बी ले रहा है, तो इसलिए ए सही होगा, क्योंकि ये अपनी लेफ्ट लेन में है, वो टर्न ले सकता है। लेकिन ये बी अपनी ऑपोजिट साइड में है, तो ये इस व्हीकल के गुजरने तक ये नहीं ले सकता। ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पे ऑप्शन नंबर, यहां पे ए ये सही हो जाएगा पहले का, और दूसरे का भी ए सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए इन फिगर फर्स्ट और ए इन फिगर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, विच ब्रेक्स आर मोस्टली रोटेटिंग डिवाइसेस विथ ए स्टेशनरी पैड एंड ए रोटेटिंग वियर सरफेस? कौन से ब्रेक अधिकतर स्थिर पैड और घूमने वाली, पहनने वाली सतह के साथ घूमने वाले उपकरण होते हैं? अधिकतर स्थिर पैड, यानी कि जो ब्रेक शू होते हैं, ब्रेक शू या ब्रेक पैड, तो ब्रेक पैड क्या है, स्थिर जगह कैलिपर में जकड़े हुए रहते हैं, और एक डिस्क होती है जो पहिए के साथ लगातार सर्कुलेट होती है, पता है ना आपको। तो यहां पर ये कौन से ब्रेक है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ऐसे ब्रेक अगर एक रोटेटिंग डिवाइस होगी और एक अगर स्थिर यहां पे जो है ब्रेक शू लगे होंगे, तो इनको हम कह सकते हैं, ये जो ब्रेक हैं वो फ्रिक्शन के मेथड पे काम करेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं फ्रिक्शन ब्रेक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ब्रेक जो होते हैं फ्रिक्शन पे काम कर रहे हैं, मतलब कि एक रोटेटिंग डिवाइस है और एक अगर फिक्स जगह है, जो कि ब्रेक पैड होते हैं, और रोटेटिंग में जो आपकी डिस्क होती है ना, या ड्रम होता है, तो इन दोनों के बीच में घर्षण होगा, मतलब फ्रिक्शन ब्रेक होंगे। समझ में आया ना। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज गाड़ी चलाते समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड व्हाइल ड्राइविंग? ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिखाना पड़ता है, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र ये भी दिखाना पड़ता है, वाहन चालान, वाहन बीमा प्रमाण पत्र ये भी दिखाना पड़ता है, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको चालान दिखाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहां पर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ये 3 चीजें आवश्यक है, लेकिन चालान अगर पहले कोई कट चुका है उसको शो करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने आ चुका है। What is the permissible width of the border of a road sign definition plate? यानी कि सड़क चिन्ह की परिभाषा प्लेट की सीमा की अनुमेय चौड़ाई क्या हो सकती है? यानी व्हाट इज द परमिसिबल विड्थ ऑफ द बॉर्डर ऑफ ए रोड साइन? रोड साइन जो होगा उसकी जो प्लेट होगी उसकी यहां पे चौड़ाई पूछी गई है, तो यहां पर कितनी होगी ये आपको यहां पर बतानी है। तो थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से समझना है। संकेत का यहां पर आप देखो बॉर्डर का पूछा जा रहा है, तो जो बॉर्डर होगा इसकी मोटाई या इसकी विड्थ चौड़ाई जो है वो कितनी हो सकती है? तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 20 mm होती है। कितना डीपली? ये तो हाईवे इंजीनियरिंग का प्रश्न पूछ लिया अभी बताऊं मैं, इतना हार्ड क्वेश्चन ड्राइवर के मामले में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने। Which of the following is not a component of an electric starting system of a vehicle? यानी निम्नलिखित में से कौन सा वाहन के इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग सिस्टम का घटक नहीं है?
बैटरी केबल, स्टार्टर स्विच, स्टार्टर रिले, हाइड्रोलिक होज। होज का मतलब है होज यानी कि पाइप, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है स्टार्टिंग सिस्टम जो है इसका ये पार्ट नहीं है, ये तीनों पार्ट है, ठीक है ना। जैसे बैटरी होगी, बैटरी केबल है, स्टार्टिंग स्विच है, इग्निशन स्विच है, सेल्फ स्टार्टर मोटर है, सोलेनोइड स्विच हो गया ना, ये सारे के सारे पार्ट्स होते हैं, स्टार्टिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं। लेकिन होज पाइप है ये लिक्विड बहने के लिए होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, विच ऑफ द डेज इन नोट वन ऑफ द फोर स्टेप दैट अप्लाई व्हेन डीलिंग विथ ए इमरजेंसी ऑन रोड, यानी इनमें से कौन सा उन चार चरणों में से एक नहीं है जो सड़क पर किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए लागू होते हैं। क्षेत्र को सुरक्षित बनाएं, कोई माना कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस एरिया को आप जो है सेव करें। चोटों के लिए घायल व्यक्ति का मूल्यांकन करें, ठीक है। यहां पर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और घायल व्यक्ति को तुरंत घटना स्थल से हटाएं। मूव द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम द सीन ऑफ द इंसिडेंट इमीडिएटली, और सीक हेल्प, सहायता मांगे, ये भी ठीक है। दोस्तों यहां पर आपको घायल को, मेन काम आपका वहां पर घायल को घायल जहां वहां स्थान से हटाना नहीं है, मेन काम है आप उस जहां पर जो क्षेत्र है उसको, जमाना की सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है तो उसको सड़क से साइड में आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पर मेन है उस क्षेत्र को सुरक्षित बनाएं और चोटों के लिए घायल व्यक्ति का मूल्यांकन करें, उसको चोट कितनी आई है, और दूसरे लोगों से सहायता मांगे और अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध करें। न कि वहां से दुर्घटना हो गई तो वहां से जो जहां पर वो भी जो भी लोग हैं उनको तितर बितर करके हटा दें वहां से कि भाग जाओ यहां से, ऐसा नहीं करना, है ना। तो इंजर्ड पर्सन को वहां से हटाना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है, मेन उद्देश्य है सहायता मांगकर उसकी सहायता करना और चोट जो घायल व्यक्ति उसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना और क्षेत्र को सुरक्षित बनाना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय कौन सा फॉर्म भरना होगा। आप सभी को विदित होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसमें जो लिखा गया है फॉर्म, जो धारा 10 में जो है कंटेंट ऑफ फॉर्म्स का जिक्र किया गया है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा फॉर्म संख्या 2 जो है, फॉर्म 2 का प्रयोग यहां पर लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई श्रेणी ऐड करवानी हो, रिन्यू करवानी हो, तो ये सभी काम फॉर्म संख्या 2 में होते हैं। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा, बात आई है लर्निंग लाइसेंस की, तो यहां पर अप्लाई तो फॉर्म संख्या 2 में होता है और ये इश्यू मैं बताऊं, ये इश्यू यहां पर फॉर्म संख्या 3 में होता है। अब 2 तो ऑप्शन में नहीं है, पता नहीं पेपर बनाते समय क्या लिखा है। वाइल फ्रॉम नीड्स टू बी फील्ड वाइल अप्लाइंग फॉर ए लर्नर लाइसेंस, तो यहां पर जो अप्लाई तो फॉर्म संख्या 2 में करते हैं, जारी करते हैं 3 में, तो लेकिन 2 नहीं है तो 3 पे टिक लगा दो भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ गए नहीं मेरी बात? ओके, समझ गए। प्रश्न संख्या 12, अकॉर्डिंग टू द टायर एंड टारमैक रूल व्हाट शुड बी द आइडियल डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल बैक टू बैक। टायर और टारमैक नियम के अनुसार दो वाहनों के बीच एक के पीछे एक आदर्श दूरी क्या होनी चाहिए। माना कि एक गाड़ी ये है, दूसरी गाड़ी ये है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, इसके आगे के पहिए, ये पीछे के पहिए, ये इसके आगे के पहिए और ये पीछे के पहिए। अब देखो टायर और टारमैक क्या है, ये जो ड्राइवर है इसको ये टायर दिखने चाहिए। ये टायरों के जो बीच की जो सड़क है वो लगभग अगर मतलब दिख रही है तो इसका मतलब सेफ डिस्टेंस है। और टायरों के बीच की अगर ये जगह नहीं दिख रही है यहां बैठे, इसका मतलब है आपके दोनों गाड़ियों के बीच में दूरी बहुत कम है। नहीं समझे? मतलब नीचे से, गाड़ी के पीछे से नीचे से अगर आपको टायर दिख रहे हैं और दोनों टायरों के बीच की सड़क दिख रही है, रोड दिख रही है, तो मतलब कि पर्याप्त दूरी है। और ये दूरी जो है कम से कम 4 से 5 फीट होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन व्हीकल इंश्योरेंस। निम्नलिखित में से क्या वाहन बीमा में शामिल नहीं होता। आप सभी को पता है कि वाहन जो इंश्योरेंस होता है वो कई गाड़ी टूटने का होता है, कई आदमी के इंजर्ड होने का होता है, ड्राइवर के इंजर्ड होने का होता है, पैसेंजर के इंजर्ड होने का होता है, कोई तीसरे पर्सन के जो संपत्ति का या उसका खुद का नुकसान होता है वो शामिल होता है। तो यहां पर पूछा गया है कि भी बीमा में शामिल क्या हो सकता है। लॉस और डैमेज बाय एक्सीडेंट ऑन फायर, दुर्घटना या आग से हानि या क्षति।
लिएबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी इंजर्ड और डेथ, तीसरे पक्ष की चोट या मृत्यु के लिए दायित्व है। ठीक है। लॉस और डैमेज टू इलेक्ट्रिक एसेसरीज ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम, अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर बिजली के सामान की हानि या क्षति। कॉन्सिक्वेंटली लॉस और है डिप्रिसिएशन और मैकेनिकली ब्रेकडाउन, परिणामी हानि, मूल्य ह्रास और यांत्रिक खराबी। तो यहां पर देखो जो इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस में गाड़ी में, ड्राइवर में, यात्रा के समय और किसी भी टूर, अगर आप टूर पे जा रहे हैं तो वहां पे एक तो ये हानि होती है तो इंश्योरेंस जिम्मेदार है, इसके लिए भी जिम्मेदार है। और गाड़ी में एक एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर आप इंश्योरेंस के साथ में पे करते हैं तो वहां पे जो गाड़ी के जो इग्निशन सिस्टम है, जो लाइटिंग सिस्टम है, वहां पर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो भी है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये इसमें शामिल नहीं। परिणामी हानि, मूल्य ह्रास और यांत्रिक खराबी, ये इस प्रकार की जो चीजें होती है वो इसमें नहीं होती। यांत्रिक खराबी का मतलब क्या है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन। माना कि आपका टायर पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया तो क्या अब इसका भुगतान कंपनी करेगी क्या कि भाई टायर पंचर क्यों हो गया? कौन जिम्मेदार है? ब्रेक पैड अगर घिस गए हैं तो कौन जिम्मेदार है? कोई नट टूट गया है, स्टड्स टूट गए हैं, है ना, उसके लिए कौन जिम्मेदार? सीट फट गई है, टूट गई है तो कौन जिम्मेदार है? साइड का शीशा टूट जाता है तो कौन जिम्मेदार? ये जो है ना मैकेनिकल ब्रेकडाउन की स्थिति, तो ये स्थितियां आपको करवानी पड़ती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को विदित होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट है, इसकी धारा 146 यानी 146 है, ये कंपल्सरी रूप से आपके पास में इंश्योरेंस होना चाहिए, इसका उल्लेख करती है। अगर नहीं होता है तो धारा 196 के तहत ये एक अपराध है, ऑफेंस है, और ऑफेंस के तहत जो जुर्माना होता है वो कम से कम 2000 रुपये होता है। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको। पर्सन संख्या यहां पे 14। ठीक है। Which section of the Motor Vehicle Act gives the power to a police officer in uniform to arrest a person without a warrant who commit an offense punishable under section 184, 185, 197 in his presence? यानी अगर आप खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हैं, आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो यहां पर मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा है जो बिना वारंट के एक पुलिसदारी वर्दी वाले आदमी को, यहां पे इंस्पेक्टर को या जो भी है उसको आपको गिरफ्तार करने का अधिकार देती है? तो वो धारा है धारा 202, अरेस्ट विदाउट वारंट, है ना, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार करना। तो यहां पर ध्यान देना है, कभी दारू पी के, कभी खतरनाक तरीके से स्टंट्स ऐसा कुछ मत कर देना, है ना। बिना वारंट के आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। दादागिरी तो करनी ही नहीं है, समझ गए ना। अच्छे आदमी हो आप, नहीं करेंगे, मुझे पता है। पर्सन संख्या आपके सामने 15 है। Which of the following gives correct information about the basic scheme adopted for road sign? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सड़क चिन्हों के लिए अपनाई गई मूल योजना के बारे में सही जानकारी देता है? भाई सड़क जो चिन्ह है इनके बारे में सही कथन बताना है। ब्लू सर्कल गिव्स मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस। क्या ब्लू सर्कल में जो साइन होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। ठीक है। रेड रेक्टेंगल आर यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन साइन। लाल आयत, क्या आयत जो चौकोर आकृति में संकेत होते हैं लाल होते हैं क्या? कभी नहीं होते भाई, वो हमेशा ब्लू कलर में होते हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं इसको यहां से काट देता हूं, ये गलत हो गया भाई। ऑल ट्राइंगल साइन आर ब्लू। जितने भी त्रिभुज में संकेत होते हैं वो ब्लू होते हैं क्या? गलत है, सॉरी, हाँ ब्लू, तो ये भी गलत हो गया। ऑल मैंडेटरी रोड साइन आर सर्कुलर विथ रेड बॉर्डर। और ये कह रहा है कि सभी जो अनिवार्य सड़क चिन्ह होते हैं लाल बॉर्डर के साथ होते हैं। क्यों होते हैं भाई? ब्लू में भी तो होते हैं। तो यहां पर भी कथन सही कौन सा बैठ रहा है? केवल ऑप्शन नंबर 1, यानी ब्लू सर्कल गिव्स मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना भी सड़क संकेतों के बारे में कितना गजब का प्रश्न पूछा है। जो रोड साइन है मैंने अभी आपको बताया था, आईआरसी इनके प्रकाशन का काम करता है। आईआरसी यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस। आईआरसी की स्थापना 1934 में की गई थी। काम है रोड साइन का प्रकाशन करना। और कितना गजब का प्रश्न देखो, यहां पे रोड संकेत के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को पता है प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज में संकेत है, एक कार दिख रही है, बजरी उछल रही है ना, तो मतलब कि लूज ग्रेवल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is a cautionary road sign? यानी चेतावनी सड़क चिन्ह। आपको पता है कॉशनरी जो संकेत होते हैं त्रिभुज में होता है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा।
Which of the following is released to the atmosphere when hydrocarbons and nitrogen oxides react? जब हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं तो निम्न में से कौन सा वायुमंडल में उत्सर्जित होता है? हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रतिक्रिया करने पर, ठीक है, तो कणिका तत्व है, पार्टिकुलेट मैटर, हजार्डस एयर पोल्यूटेंट्स, खतरनाक वायु प्रदूषण, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर हाइड्रोकार्बन यानी कि HC, नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर यहां पे निकलेंगे तो यहां पर आपको पता है दोनों के मिश्रण से यहां पर ये ओजोन बनेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, यहां पे एक ट्रक है, वो गोल आकृति में ट्रक है, एरो बाहर की ओर जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। यही एरो अगर अंदर की ओर आ रहे होते तो ये विड्थ होती, यही एरो ऊपर से और नीचे से जा रहे होते तो ये हाइट होती। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है ना। तो यहां पर ये एरो यहां पे लेंथ के हिसाब से है, तो मतलब कि ये ट्रक की लंबाई हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 लेंथ लिमिट हो जाएगी। 10 मीटर इसकी लेंथ जो है दी गई है, और ये एक प्रकार का जो है क्या, कौन सा साइन है, कंपलसरी, यानी कि आदेशात्मक सड़क चिन्ह है, और 10 मीटर से लंबा ट्रक यहां से पर नहीं गुजर सकता, ऐसा इसका मानना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, भाई फास्ट पढ़ाएं स्लो पढ़ाएं बताओ, या ठीक चल रहा है मामला, बताएं देखें। प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना भाई? पर चलो कोई बात नहीं, आ रहे मुझे पता है यार, आप अच्छे लड़के हो, अच्छे लड़कों के अच्छा समझ में आता है, सच में बताऊं मैं ना। कोई बात नहीं, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में शेयर कर देना इसको, ठीक है ना। बाकी आप सबको पता है जो किस्मत में होना वो होना है, ठीक है। पर्सन ये दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो शेयर करना, वरना मत करना यार, है ना। गंदी चीजों को शेयर नहीं करते, अच्छी चीजों को शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा लगे तो ही करना है। Which of the following gases is mainly responsible for the formation of highly corrosive smoke and acidic rain? यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक संक्षारक धुंध और अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? मतलब कि ऐसी कौन सी गैस है जो अम्लीय वर्षा और संक्षारक धुंध के लिए जिम्मेदार होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और ओजोन। आप सबको पता, अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रस जो ऑक्साइड है, इनके मिलने से यहां पे ओजोन होती है। यहां पर पूछा है अम्लीय वर्षा का, तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, ठीक है ना। यहां पर आपको ध्यान देना, यहां पे जो जिम्मेदार है ना वो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों मैं बताऊं आपको एक छोटी सी चीज, यहां पे देखो मैंने इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में सेशन लिए हैं। अब आपको पता होगा कि यहां पर मैं केवल हिंदी के सेशन लेता था क्योंकि हिंदी हमारा जो मीडियम है, ठीक है। अब इंग्लिश हमें यार खुद को आती नहीं है, मैं बताऊं आपको, हिंदी खूब आती है, इंग्लिश हमें खुद को नहीं आती। तो यहां पर इंग्लिश वाले बच्चों को सॉल्यूशन देने के लिए यहां पे हमने इसको ट्रांसलेशन जरूर किया है, और उम्मीद है आप लोगों का भला करेंगे तो हम भी इंग्लिश सीख जाएंगे, है ना। तो आप दुआ करना यार कि राज सर इंग्लिश सीख जाएं, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यार इंग्लिश को पढ़ने में समझने में दिक्कत आती है भाई। हम तो ठहरे देसी मारवाड़ी लोग, है ना, तो यहां पर दिक्कतें आती है यार। तो इंग्लिश आप यहां पे जो है दुआ करना, आशा रखना कि राज सर इंग्लिश सीख जाए तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेशन है अच्छा लेते रहे। तो कोई दिक्कत आपको आए ना तो यहां पर मुझे माफ कर देना यार, इंग्लिश मुझे बहुत कम आती है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। What does this डैशबोर्ड सिंबल इंडिकेट? यह डैशबोर्ड प्रतीक क्या दर्शाता है? केंद्रीय संवहन, पार्किंग लैंप, इंजन शीतलक तापमान, ईंधन प्रणाली में नमी, यानी कि मॉइस्चर इन द फ्यूल सिस्टम, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, पार्किंग लैंप और सेंट्रल लुब्रिकेशन। तो आप सभी को पता है ये एक प्रकार का टेम्परेचर गेज है, TEMP, ठीक है, टेम्परेचर गेज है। तो यहां पर ये किसका जो तापमान बताता है? इंजन कूलेंट टेम्परेचर बताता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब है गाड़ी ओवरहीट हो चुकी है, ओवरहीट हो चुकी है, ठीक है ना। अब देखो गाड़ी ओवरहीट होने का क्या क्या रीजंस यहां पे हो सकते हैं। एक तो भी लोड आपका बहुत ज्यादा हो, लोड ज्यादा होगा तो हो सकती है। कूलिंग सिस्टम खराब हो जाता है ना, कूलिंग सिस्टम, तो यहां पे हो सकता है। कूलिंग सिस्टम में कूलेंट की कमी से हो सकता है। रेडिएटर जाम हो चुका है, चोक हो चुका है, हो सकता है। थर्मोस्टेट वाल्व खराब हो चुका है तो भी इंजन ओवरहीट हो सकता है। आपकी इंजन ऑयल नहीं है, ऑयल कौन सा?
इंजन ऑयल अगर नहीं है गाड़ी में तो भी हो सकता है। लोड ज्यादा है, स्पीड आप बहुत ज्यादा रख रहे हैं, लगातार लॉन्ग टाइम आप गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव, बहुत लंबी ड्राइव पे आप चला रहे हैं, हवा प्रेशर कम है, तो भी इन कारणों से गाड़ी पे लोड बढ़कर गाड़ी गर्म हो सकती है। तो कई प्रकार के कारण यहाँ पे हो सकते हैं। इसके अलावा हेड गैस्केट, मैं आपको बताऊं एक रीजन और बता दूं, हेड गैस्केट भी अगर लीक है ना तो भी आपका इंजन गर्म हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर कई सारे कारण इंजन ओवरहीट के होते हैं। प्रश्न 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट अकॉर्डिंग टू द नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो यहां पर जो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहां पे जो है वायु प्रदूषक एयर पोल्यूटेंट नहीं है। कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और निलंबित कण पदार्थ भी है। ये तीनों है लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट डज सेक्शन 189 ऑफ चैप्टर 13 डीलिंग विथ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज मेंशन एज ए पनिशेबल एक्ट। अध्याय 13 की धारा 189 अपराध और दंड से संबंधित दंडनीय कार्य के रूप में क्या उल्लेख करती है? आप सबको पता होगा धारा 177 जनरल ऑफेंस है, धारा 183 है स्पीड के संबंध में है, धारा 184 है डेंजरस ड्राइविंग है, 185 जो है वो ड्रंकन ड्राइविंग है। ठीक है, 189 है वो रेसिंग है। तो आप रेस करते हैं, दौड़ करते हैं ना, तो इस प्रकार की चीजें करते हैं तो मतलब कि रेसिंग एंड ट्रायल ऑफ स्पीड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर धारा 189 के तहत। क्वेश्चन नंबर यहां पे 24, एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आगे से वाइड रोड है और पीछे से नैरो रोड है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं नैरो या वाइड रोड अहेड। क्या कहेंगे बताओ? नैरो तो आगे संकड़ी सड़क कब होती? जब मतलब आगे से जो छोटी होती पीछे से चौड़ी होती, ऐसा संकेत होता है ना। तो ये गलत है, ये होगा रोड वाइडन्स अहेड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रकार का वार्निंग साइन है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, विच वन ऑफ देम इज नॉट वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ फर्स्ट एड। इनमें से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य लक्ष्यों में से एक नहीं है? जीवन की रक्षा करना, बिल्कुल ये लक्ष्य है। प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर इलनेस इंजरी, और आगे की बीमारी को रोकें कि और चोट न लग जाए। रोगी को ठीक करो, ठीक करना आपका नहीं है काम भाई, है ना। और प्रोमोट रिकवरी, पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना, यानी कि जो चीज चोट लगी है उसे रिकवर होने में उसकी मदद करना, उसको बढ़ावा देना है। कि अगर कोई किसी को चक्कर आ रहे हैं तो उसको पानी पुनी पिलाओ और उसको सही ढंग से बैठाओ, श्वास अवरोधक जो चीज है उनको हटाओ, है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। प्रोमोट रिकवरी, प्रिवेंट फर्दर इलनेस और प्रिजर्व लाइफ, ये तीनों काम कर सकते हैं, लेकिन हील द पेशेंट, रोगी को ठीक करना आपका काम नहीं है। ठीक, तो वो समय के साथ होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, which graded differential gear oil is used to maintain high viscosity at extreme pressure। अत्यधिक दबाव पर उच्च चिपचिपाहट बनाए रखने के लिए किस ग्रेड डिफरेंशियल गियर ऑयल का उपयोग किया जाता है? यहां पर देखो, आपने SAE ग्रेड तो देखा ही होगा, लेकिन आज आप API GL ग्रेड देखेंगे। और इसमें GL ग्रेड में भी यहां पर साथियों गियर ऑयल के लिए 4 और 5, इन दो में से कोई सा भी ग्रेड है आप इस्तेमाल डिफरेंशियल में कर सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर मैं एक चीज बताऊं आपको, डिफरेंशियल जो है एक प्रकार का गियर ही होता है। तो डिफरेंशियल भी गियर है और गियर बॉक्स भी गियर है, तो दोनों में ही लगभग यही ग्रेड का ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप अगर वैसे ना आप डिफरेंशियल में पूछे तो 85W90 या 85W140, तो यहां पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आंसर आए उनको आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच सब फेज ऑफ मैन्योर फेज डच द डिसीजन टू प्रोसीड और वेट हैव टू बी मेड। मैन्योर को कहते हैं पैंतरेबाजी चरण, कि किस उपचरण में आगे बढ़ने या प्रतीक्षा करने का निर्णय लेना पड़ता है। आगे बढ़ने या प्रतीक्षा करने का मैन्योर, यानी सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो जैसे रोड पे आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है,
है ना, तो आप कुछ करने के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले आप मिरर चेक करेंगे, मिरर पे चेक किया और उसके बाद आप सिग्नल देंगे। उस सिग्नल देने के बाद लास्ट फाइनली आपका काम बचता है मैन्यूअर का, यानी आप इधर उधर पेंतरेबाजी के साथ देखेंगे कि कोई अगर भाई मिरर पे और सिग्नल पे कौन विश्वास करे। लास्ट काम है आपको फिर एकदम फिजिकली वेरिफिकेशन करना कि कोई दुविधा तो नहीं आएगी। तो उस समय आपको क्या करना होता है भी, ये यस या नो का डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं आगे गाड़ी को टर्न ले सकता हूं नहीं ले सकता। भी मिरर चेक कर लिया, सिग्नल देख दिया, फिर भी ब्लाइंड स्पॉट बचे हुए ना, तो वहां पर देखते आपको वो फिजिकली वेरिफिकेशन करना होगा गर्दन को इधर उधर करके, और वहां अगर आपका माइंड कहे कि यस तो यस है, नो है तो नो है। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि भाई पैंतरेबाजी चरण के किस उपचरण में आगे बढ़ने या प्रतीक्षा करने का निर्णय लेना पड़ता है। तो ये एक अन्य स्थानों की तलाश कर, लुक फॉर ब्लाइंड स्पॉट। यहां पर आप मैन्यूअर में क्या काम करते हैं, इसको करते हैं, लुक फॉर ब्लाइंड स्पॉट। जो चीजें दिखती नहीं है उनको देखकर फिर आपको यस या नो करके आगे या रुकना का काम होता है। समझे नहीं समझे? तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको पता है भी एक्ट का है, पोजीशन का है, वो स्पीड का है। तो दोस्तों पता होगा इसके लिए एक नियम होता है PSLA। P का मतलब पोजीशन, S का मतलब स्पीड कंट्रोल करना, और L का मतलब लुक आपको देखना। ये तीनों चीजें सही पाई गई तभी आपको एक्ट करना होता है, यानी कार्यवाही करनी होती है। तो सबसे पहला काम कौन सा होता है, P, S यानी स्पीड को कंट्रोल, L मतलब लुक, तीसरा, चौथा काम होता है एक्ट का। तो तीसरे काम में अगर बाधा आई तो फिर चौथा काम ही नहीं करना पड़ता। और यही कहा गया है कि आगे बढ़ने या प्रतीक्षा करने, भी आपको आगे बढ़ना है या अभी भी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये काम कौन से में होगा, लुक फॉर ब्लाइंड स्पॉट यानी मैन्यूअर में, तीसरे काम में। तीसरा जो चरण है इसमें आपको ये दो में से एक को सिलेक्ट करना होता है। बस आप यार एक छोटा सा काम कर दो, आप ये तो बता दो यार, पर्सन समझ में आ रहे हैं ना? कोई बात नहीं। पर्सन संख्या 28, एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड अंडर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया गया। ये नीचे जो काम दिए गए हैं उनमें से राज्य सरकार क्या कर सकती है। The badge and uniform to be worn by the driver and drivers of transport vehicle, यानी परिवहन वाहन के चालकों द्वारा पहने जाने वाली बेज और वर्दी का इंतजाम कर सकती है। बिल्कुल राइट आंसर है। स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड टू ई कार्ट एंड ई रिक्शा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का गलत हो जाएगा। द सर्कुलम ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, प्रशिक्षण मॉड्यूल का पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण कैसे देना है ये भी आपको पता है, मोटर व्हीकल एक्ट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। द फॉर्म एंड मैनर इन विच ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी इश्यू ए लर्नर लाइसेंस, तो लर्निंग लाइसेंस किस फॉर्म देंगे, कैसे और क्या देंगे, ये भी एक प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट का जो है टॉपिक है। तो इसलिए इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। तो यहां पर ये तीनों ही क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ये तीनों गलत है। ठीक है ना? तो यहां पर है जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होंगे उनके द्वारा बेज होगा, जो वर्दी होगी, उसके लिए जो नियम है वो राज्य सरकार बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, when a motor car is involved in an accident then the driver must report it to the nearest police station with hours। भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप पुलिस स्टेशन में कितने समय में आपको सूचना यहां पर देनी चाहिए, तो 24 आवर्स आपको पता है इसकी होती है। और जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसकी जो सेक्शन 134 है, एक ड्राइवर का जो है कर्तव्य होता है कि आप ये काम करेंगे। ठीक है ना? और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो धारा 186 लागू होती है और एक आप अपराधी माने जाते हैं, धारा 186 87। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। पर्सन संख्या क्वेश्चन नंबर 30, विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डिफाइंस ए ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि मोटर वाहन अधिनियम का ऐसी कौन सी धारा है जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस की परिभाषा दी गई है। आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इसकी जो धारा 2 है ना, सेक्शन 2, सेक्शन 2 में परिभाषा दी गई है। पहली बात तो यह है सेक्शन 2 में सभी की परिभाषा है, लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस की परिभाषा कितने नंबर पे यार, बहुत डीपली प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो सेक्शन है वो धारा 2 की उपधारा 10 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which chapter of the Motor Vehicle Act deals with the rules related to the control of traffic, यानी मोटर वाहन अधिनियम का कौन सा अध्याय यातायात नियंत्रण से संबंधित नियमों से संबंधित है। मतलब ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर कौन सा जो चैप्टर है वो जो नियम बनाता है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल से संबंधित, जैसे कि पहले चैप्टर में परिभाषा दी गई है,
है ना। और पहली परिभाषा दी गई है पहले में, दूसरे में जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है, तीसरे में यहाँ पे कंडक्टर का लाइसेंस है, और चौथे में यहाँ पे आरसी है। तो इस प्रकार से पंजीकरण से संबंधित है। इसी टाइप से जो चैप्टर आपका 8 है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने से संबंधित है, चैप्टर 8। प्रश्न संख्या 32, कनेक्टिंग रोड का आकार कैसा होता है? आप सबको पता है कनेक्टिंग रोड यहां पीछे से चौड़ी आगे से पतली इस प्रकार का होता है, मतलब आई शेप में होती है कह सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर विच एक्ट हैज द पेनल्टी फॉर ड्रंकन ड्राइविंग बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम आर 2000 टू आरएस 10,000? किस अधिनियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2,000 रुपए से 10,000 बढ़ाया गया? आप सभी को विदित होगा कि हम इसका आंसर आंख मूंद के सी करते हैं, लेकिन गलत होगा। आप सबको पता है 2019 से पहले भी शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित यहां पर एक जो नई धारा जोड़ी गई और एक नया अमेंडमेंट पहले ही कर दिया गया, एक अन्यथा करके कि भाई यहां पर जो शराब पीकर गाड़ी चलाएगा उसके लिए जुर्माना 10,000 लगेगा। और ये चीज हुई मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016, मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हर चीज है वो आप ऐसा मत मानो कि 2019 में हुई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, सभी को विदित है एक सीट बेल्ट नहीं लगाने का संकेत है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज दिस सिंबल फ्लैश ऑन द डैशबोर्ड? तो आप सभी को पता है अनफास्टेंड सेफ्टी बेल्ट, बिना बांधा गया सुरक्षा बेल्ट है, तो उसके लिए ये डैशबोर्ड पे सिंबल आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम ऑफ ए व्हीकल? निम्नलिखित में से कौन सा वाहन की स्टार्टिंग सिस्टम का एक हिस्सा है? इग्निशन बटन, गाड़ी चलाते समय कमर में बांधने वाला पट्टा, विद्युत दाब नियामक और आवर्तित, अल्टरनेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, ड्राइवर बेल्ट, तीनों गलत है। इग्निशन स्विच है वो स्टार्टिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है, जो चाबी लगाते हैं जहां पर हम। यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैंड सिग्नल फॉर अलाउिंग ओवरटेकिंग? ओवरटेकिंग को अलाउ करने के लिए जो हाथ का संकेत होगा, ये तो स्टॉप करने के लिए है, और ये जो है ये किसके लिए है? ये जो है आगे निकलने के लिए है। किसके लिए? ये आगे निकलने के लिए नहीं है, ये लेफ्ट टर्न का है अभी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर दे रहा है ना, लेफ्ट टर्न का है, और ये राइट टर्न का है, और ये कह रहा है भी आगे निकल, ओवरटेकिंग की परमिशन दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर रिपीटिंग ड्रंकन ड्राइविंग विद इन 3 years ऑफ द फर्स्ट ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988? मोटर वाहन अधिनियम की 1988 की जो धारा 185 है, 185 है, यहां पर मैं कलर चेंज करना चाहूंगा, अभी मेरी इच्छा हो रही है। धारा 185 है, यहां पर शराब पीकर आप गाड़ी चलाते हैं तो यहां पर जुर्माने का प्रावधान करती है। यहां पर आप सबको पता होगा कि यहां पर 3 साल के भीतर अगर आप दूसरी बार अपराध कर देते हैं तो यहां पर आपको 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान यहां पर किया गया है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट इसका 3,000 रुपए भी रखती है। तो यहां पर बोर्ड आंसर जो है ना, बोर्ड ने 3,000 लिखा है, लेकिन सही आंसर 15,000 होगा, ठीक है। यहां पर आपको पता होगा धारा 185, शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, प्रथम बार में 10,000 का जुर्माना, दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना। बोतल चूस के गाड़ी चलाओगे तो भाई यहां पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। और प्रथम बार में यहां पर 6 माह की जेल होती है, दूसरी बार में 2 वर्ष 2 years की यहां पे जेल होती है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन से 3 बुनियादी प्रकार के यातायात संकेत हैं? संकेत जो आदेश देते हैं, संकेत जो चेतावनी देते हैं, संकेत जो जानकारी देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रैफिक साइन? जो है गिव ऑर्डर, वार्न और इंफॉर्मेशन, ये तीनों की तीनों क्या रोड संकेत होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था आईआरसी है, इसने 3 संकेत दे रखे हैं, इंफॉर्मेटरी, कॉशनरी और यहां पे जो मैंडेटरी, ठीक है, तीनों संकेत दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 39, when fuel is being filled in the car which of the activities must you not do? आपको क्या नहीं करना चाहिए जब आप फ्यूल को भरवाते हैं टंकी में? तो यहां पर स्मोक इन ए कार, ये पहला ही कारण हो गया अभी, एक तो स्मोक आपको नहीं करना। फिडल विथ द लाइट्स ऑफ द कार, कार की लाइटें जलाओ। सीट एंड वेट फॉर द फ्यूल टू बी फिल्ड, बैठो और ईंधन भरवाने का इंतजार करो। स्टैंड आउटसाइड द कार, कार के बाहर खड़े हो जाओ। बिल्कुल आप ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन स्मोक नहीं चलेगा। अभी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज चैप्टर 9 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट डील विथ? जो आपका चैप्टर 9 है वो किससे संबंधित है?
ये पूछा है, ठीक है ना। तो आप सभी को विदित होगा, कुछ मामलों में गलती के बिना दायित्व मोटर वाहन अस्थायी रूप से भारत छोड़ रहे हैं या आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अभी मोटर व्हीकल्स टेम्परली लिविंग और विजिटिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसका चैप्टर 9 है, इसका संबंध किससे है, जो ऑप्शन नंबर 20 से संबंधित है, ठीक है। ये पूछा गया, तो यहां पर अब 41 नंबर प्रश्न आ गया। मैं आज यहां पर आपसे विदा चाहूंगा, और जी हां दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आज का जो सेशन है इसमें हमने 40% किए हैं, और इस पेपर के अभी भी जो 120 में से 80% छूट रहे हैं, तो उनको आगे करेंगे, क्योंकि काफी लंबा सेशन हो गया है। 40 मिनट में 40 क्वेश्चन, क्योंकि ये फटाफट सटासट सेशन का पार्ट है। और साथियों, आगे के सेशन तभी आएंगे जब आपको ये लगेगा कि भी सेशन अच्छे हैं और मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो साथियों, ये काम अगर आप कर सकते हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करें। आप इस वीडियो को आपके पास में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, एक छोटा सा अच्छा वाला कमेंट आप लिखेंगे रासर के लिए। जी हां दोस्तों, स्टडी एट होम में आप इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, सभी का मोस्ट वेलकम। यूं ही आप आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम बने। जी हां दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जी हां दोस्तों, और किसी भी प्रकार का बेस्ट आपको ड्राइवर कंटेंट आपको चाहिए तो यहां पर इसके लिए आप स्टडी एट होम को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग, व्हाट्सएप सर्विस 24 घंटे अवेलेबल, ठीक है। जी हां दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच।